दोस्तों, दुनिया की टॉप 10 स्पेस एजेंसियों में शामिल इसरो लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। इसरो एक के बाद एक ऐसे धमाके कर रहा है जिससे दुनिया के बाकी की स्पेस एजेंसियों की नींद उड़ने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सफर की शुरुआत शून्य से शुरू की थी और आज इसकी अनेक सफलताओं ने इसरो को दुनिया के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संगठन के तौर पर पहचान दी है। 15 अगस्त 1969 से साल 2022 तक इसरो ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो इतिहास में एक मिसाल है और जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। वहीं अब इसरो ने फिर से अपनी काबिलियत दिखाकर हाइब्रिड मोटर का परीक्षण किया है, जिसके बाद रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर पूरी कहानी ही बदलने वाली है। आखिर क्या है इस हाइब्रिड मोटर की खासियत, कैसे ये रॉकेट लॉन्चिंग में ऐतिहासिक साबित होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको इसरो की इस कामयाबी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण से प्रक्षेपण वाहनों यानी कि रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इस मोटर की वजह से जब रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तो ये मोटर रॉकेट को ज्यादा एनर्जी प्रदान करेगी, जिससे रॉकेट पहले की तुलना में अधिक गति से ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिशन में पुश कर सकेगा। इस तकनीक से भविष्य में होने वाले लॉन्च व्हीकल के लिए प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका टेस्ट इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्शन कंपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया। इसरो के लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं। 30 कैन हाइब्रिड मोटर के इस टेस्ट के लिए इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC ने भी इस टेस्टिंग में मदद की है। इस मोटर में ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीटुबाजिन और ऑक्सीडाइजर के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर मोटरों में सॉलिड या लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस हाइब्रिड मोटर में सॉलिड और लिक्विड ईंधन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से यह पिछली मोटर्स की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव साबित है। इसरो ने बताया कि 30 कैन हाइब्रिड मोटर के परीक्षण के दौरान ये मोटर तय 15 सेकंड तक निरंतर काम करती रही और इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। इसरो का कहना है कि स्पेस में भेजे जाने वाले रॉकेट में HTPB और लिक्विड ऑक्सीजन को मैनेज करना ज्यादा आसान है। इस मोटर में इसी फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल करने से लिक्विड ऑक्सीजन के फ्लो रेट को नियंत्रित किया जा सकता है और रीस्टार्ट कैपेबिलिटी को शुरू किया जा सकता है। इसरो का कहना है कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन और लिक्विड ऑक्सीजन ग्रीन है, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन को हैंडल करना ज्यादा सुरक्षित है। इस मोटर की मदद से आने वाले समय के लॉन्च व्हीकल्स के प्रोपल्शन सिस्टम को और बेहतर किया जा सकेगा। दोस्तों, अपनी स्थापना से लेकर अब तक इसरो ने अपनी मेहनत के बल पर वो कर दिखाया कि पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी देखती रह गई हैं। आज इसरो इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि वो अमेरिका, जापान, रूस जैसी स्पेस एजेंसियों की सैटेलाइट खुद लॉन्च करता है। पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज रहा है। इसके जरिए वो करोड़ों रुपए अपनी जेब में भरता है। साल 1999 से अब तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी कमर्शियल ब्रांच के माध्यम से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। वहीं अब फिर से इतिहास लिखने जा रहा है। यूके के वैनवेव ने भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की वाणिज्य शाखा के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत इसरो वनवेव उपग्रहों को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। उपग्रह संचार कंपनी वैनवेव ने प्रस्तावित प्रक्षेपण से पहले अपने 36 उपग्रहों के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहुंचा दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ वैनवेव के पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रथम पीढ़ी के उपग्रहों के समूह का 70% लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उसने कहा कि वो दुनिया भर में उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रगति कर रही है। ये कंपनी का 14वां प्रक्षेपण होगा और उपग्रहों को इसरो के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए उनकी कक्षा में भेजा जाएगा। वनवेव ने कहा कि एक अतिरिक्त प्रक्षेपण इस साल होगा, जबकि उपग्रहों के समूहों को पूरा करने के लिए अगले साल की शुरुआत में 3 और प्रक्षेपण करने का लक्ष्य है।
वनवेव का कहना है कि कंपनी की सेवाएं अलास्का, कनाडा, ब्रिटेन और आर्कटिक क्षेत्र में पहले से उपलब्ध हैं। वनवेव में एक बड़ी निवेशक और शेयरधारक भारतीय एयरटेल कंपनी ने हुगेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरण साझेदारी करने की इसी साल घोषणा की है। वनवेव के सीईओ नील मास्टरसन ने कहा कि उनकी कंपनी दुर्गम इलाकों में शहरों, गांवों और स्थानीय और क्षेत्रीय नगर निकायों को जोड़कर पूरे भारत में डिजिटल विभाजन को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। वनवेव इंटरनेट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंपनी है जो ब्रिटिश सरकार की देखरेख में काम करती है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि वनवेव के उपग्रहों की लॉन्चिंग पहले रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस कर रही थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने वनवेव इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च करने से इनकार कर दिया है। रोसकॉस्मोस ने 26 फरवरी को घोषणा की थी कि वो अब दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करेगा। अल्टीमेटम झटके के रूप में आया था क्योंकि वनवेव ने सोचा था कि रूसी आक्रमण के बीच भी लॉन्च होगा। रोसकॉस्मोस रूसी स्पेस एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में से एक है, जहां से रूसी रॉकेट लॉन्च किया जाता है। रोसकॉस्मोस 4 मार्च को 3 दर्जन वनवेव इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था, लेकिन रोसकॉस्मोस ने वनवेव को उसके सैटेलाइट लॉन्च करने से मना कर दिया। वहीं दोनों के बीच ये करार टूटने के बाद वनवेव के पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो था इसरो जो दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के उपग्रहों को लॉन्च करने में माहिर है। वनवेव के उपग्रह इसरो के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 के जरिए उनकी कक्षा में भेजे जाएंगे। दोस्तों, GSLV मार्क 3 भारत द्वारा विकसित सबसे बड़े लॉन्च वाहनों में से एक है। GSLV MK तृतीय देश का पहला ऐसा उपग्रह है जो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तेज स्पीड वाली इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने में सक्षम है। इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि रॉकेट के मुख्य और सबसे बड़े क्रायोजेनिक इंजन को इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत में ही विकसित किया। इस मिशन की सफलता के बाद कहा गया था कि भारत अब वजनी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ ही वो जो पैसे विदेशी एजेंसियों को देता था वो बच जाएंगे। इसके साथ ही भारत विदेशी ग्राहकों को लुभाने में भी सफल होगा। GSLV MK3 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को उठाकर भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा GTO और 10,000 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाने में सक्षम है, जिसका उदाहरण वनवेव कंपनी है। भारत की सफलता देखकर उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खूबी है। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां अपने उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए भारत की तरफ ही रुख कर रही हैं। वनवेव कंपनी का पूरी दुनिया को छोड़कर भारत की तरफ आना बहुत बड़ी बात है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा कि GSLV MK3 के जरिए भारत से वनवेव के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण NSIL और इसरो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इसे लेकर डॉन एडवाइजरी इंटेलिजेंस के संस्थापक चैतन्य गिरी का कहना है कि रूस दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन प्रतिबंधों के चलते अब दूसरे देशों को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए दूसरे ऑप्शन देखने होंगे। अगर कोई देश अमेरिका और यूरोप की तरफ जाता है तो वे बहुत बड़ी फीस वसूलते हैं। ऐसे में भारत ही ऐसा ऑप्शन बचता है जो काफी कम लागत में उपग्रहों की लॉन्चिंग करता है। भारत की यही खूबी एक नए बाजार को जन्म दे रही है। कई नियोजित दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन स्पेस एक्स के आगे भारत सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा है। स्पेस एक्स भले ही भारत से आगे हो, लेकिन उसकी प्रक्षेपण की कीमत उतनी ही ज्यादा है। ऐसे में दूसरी स्पेस एजेंसियों के पास भारत ही ऐसा ऑप्शन बचता है जो एलन मस्क का काम बहुत कम दर में कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस एक्स के लिए इसरो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा है, जिसका सामना करना उसके लिए भारी पड़ सकता है।